हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज क्लास 12 एसपी की यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और ये है चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने जाना कि डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है और क्या इसके फायदे हैं। यहां पर दोस्तों हम सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। जी हां, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो या आपके ट्रांसफर हो शेयर्स वगैरह के या डिविडेंड के, ये सब ऑटोमेटेड वे में इलेक्ट्रॉनिकली होता है डिपॉजिटरी सिस्टम के जरिए। आज की इस वीडियो में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 12th एसपी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम की, आईटी के भी आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अपना प्यार चैनल पर जरूर बरकरार रखिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम की। क्या क्या खास इंपॉर्टेंट जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं और किस तरह से ये डिपॉजिटरी सिस्टम का पूरा कामकाज चलता है, कौन कौन इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आज हम जानने वाले हैं। All operations under depository system is performed by depository with the help of its constituents। तो ये constituents कौन से हैं? Namely, the depository सबसे अहम constituent, इसके अलावा the depository participant जिसकी वजह से ये सारा काम का जो है आसान होने वाला है, और द बेनिफिशियल ओनर यानी जो इन्वेस्टर है वो, और आखिर में द इशूअर कंपनी। तो ये चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हम कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कह सकते हैं ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। चलिए इन्हें बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें द डिपॉजिटरी की, तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट्रल बैंक। ये एक सेंट्रल बैंक जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी की तरह ये एक केंद्र की संस्था हम इसे कह सकते हैं, जो सिक्योरिटीज को होल्ड करती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट। इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पे ये जो है ये सिक्योरिटीज होल्ड करने का काम करती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस इन सच सिक्योरिटीज। अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग सुविधाएं भी ये मुहैया कराती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज। देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी, यानी इन्वेस्टर का डायरेक्ट एक्सेस डिपॉजिटरी से कभी नहीं होता। बीच में आपको जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मिलता है। इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। तो ये डिपॉजिटरी आप समझ लीजिए कि भैया डिपॉजिटरी सिस्टम में सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसे हम डीपी कहते हैं। और यहां पर दोस्तों आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे जो आप एप्स देखते हैं, ये सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही कहलाए जाते हैं। जीरोधा वगैरह हो गया, ये सारे जो हैं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। इट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट। सेबी के एक्ट के अंडर इनका रजिस्ट्रेशन होता है, राइट्स होते हैं इनके पास, ऑब्लिगेशंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी रेगुलेशंस ऑफ 1996। इसके अलावा ये एक बिचौलिए की तरह, एक एजेंट की तरह काम करते हैं। बाय डिपॉजिटरी, डीपी एक्ट्स अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर, यानी डिपॉजिटरी हमारी जो सेंट्रल है उससे और इन्वेस्टर के बीच का लिंक, एक कड़ी, ये अपस्टॉक्स जैसे या हम कह लें ग्रो जैसे, जीरोधा जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनते हैं। इट डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर्स, हमारे साथ इनका डील होता है। हम लोग ही अकाउंट वगैरह इसमें ओपन करते हैं, रजिस्टर करते हैं और फिर बस शेयर की ट्रेडिंग हम करते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ एक बिचौलिया है, एजेंट है। हमारा काम जो है एक्चुअली डिपॉजिटरी के थ्रू हो रहा है। ये हमें हेल्प कर रहे हैं वो काम करने में। इट सेंड्स स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आल्सो पीरियडिकली। इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक। इट फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन एज वेल। तो ये सारी सुविधाएं आपको ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देता है। ये एक एजेंट की तरह है। एक्चुअल काम हमारा डिपॉजिटरी से होता है, लेकिन करके ये देते हैं। तो आप लोगों में से भी कई लोग अगर ये एप्स यूज कर रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा वाला यूज कर रहे हैं और कितना आप एंजॉय कर रहे हैं इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सर्विसेज को। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है बेनिफिशियल ओनर। जी हां दोस्तों, बेनिफिशियल ओनर। द बीओ
is the investor of securities who has availed the services of depository participant, यानी मंजे अपन। जी हाँ दोस्तों, यहां ये हम हैं, ये beneficial owner। BO is entitled to all rights, benefits and is subject to all liabilities as well with respect to securities held by depository. The PO can also be called as a client of depository and DP। तो हम एक client है, हम एक customer हैं जो shares वगैरह securities में डील कर रहे हैं depository के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों BO client is required to open a डीमैट account with DP। हम एक पर्टिकुलर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो चुनते हैं और फिर एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बीओ हैज टू पे चार्जेस टू द डीपी, हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं ब्रोकरेज के रूप में वगैरह। फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डीपी बीओ इज गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड। तो इस प्रकार से बेनिफिशियल ओनर यानी हम, जो कि डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का इस्तेमाल करके डिपॉजिटरी को यूज करते हैं। बात करें आखिरी कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो ये है नंबर 4 पर द इश्यूअर कंपनी। ये वो कंपनी है जिसके सिक्योरिटीज हम होल्ड करते हैं। इट मींस द कंपनी व्हिच हैज इशूड द सिक्योरिटीज व्हिच आर डीमटेरियलाइज्ड, इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी के पास ये रजिस्टर करेंगे अपने आप को और फिर इनके जो सिक्योरिटीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम परचेज कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। इनके सिक्योरिटीज जो हैं ये हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अब थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। यहां पर 4 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। डॉक्टर इफ के माध्यम से ये आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डी से डीमटेरियलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप फिजिकल नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। रीमटेरियलाइजेशन और अंत में ISN यानी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आखिर में फंजिबिलिटी। तो क्या है ये, चलिए बारीकी से समझ लेते हैं डॉक्टर इफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो डीमटेरियलाइजेशन आप सब इससे वाकिफ हैं। एक डीमैट अकाउंट कंपलसरी है ट्रेडिंग करने के लिए। आपको अगर डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेट करना है, शेयर्स में डील करना है, डिबेंचर्स में, स्टॉक्स में डील करना है, तो डीमैट अकाउंट एसेंशियल है। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड। हम हमारे फिजिकल जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द क्लाइंट हैज टू सरेंडर द सर्टिफिकेट्स अलोंग विद द डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म DRF। और इसी को हमारा जो पार्टिसिपेंट होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो फॉरवर्ड करता है टू द डिपॉजिटरी हु इन टर्न फॉरवर्ड्स इट टू द इशूअर। तो यहां से दोस्तों प्रक्रिया जो है पूरी शुरू होती है। ये सबसे पहला कदम होता है। आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम इशूअर द डिपॉजिटरी विल क्रेडिट द सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट विद DP। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है डीमटेरियलाइजेशन की शुरू होती है, जहां पे आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स को डीमटेरियलाइज किया जाता है यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बात करें दोस्तों अब रीमैट की यानी रीमटेरियलाइजेशन की, तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है डीमैट के। ये प्रोसेस है whereby client can get his electronic holdings of securities converted into physical certificates। जी हां, आपने डीमैट में क्या किया, फिजिकल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, रीमैट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक को कन्वर्ट कर रहे हैं आप फिजिकल फॉर्म के अंदर। द क्लाइंट हैज टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट। यहां पर रिटर्न रिक्वेस्ट लेटर आपको देना पड़ेगा RRF के नाम से, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म टू द DP यानी आपके पार्टिसिपेंट को ही, आप जो भी यूज कर रहे हैं उनको ही आपको ये रिक्वेस्ट करनी होगी। फिर वो फॉरवर्ड करेंगे RRF को, इशूअर को, डिपॉजिटरी को, और फिर आपका वहां से रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके कन्वर्जन होकर फिजिकल सर्टिफिकेट्स भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात करें ISN की, तो ये क्या है, तो ये है दोस्तों इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सिक्योरिटीज जो इशू हुई हैं उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू। दोस्तों यहां पर हर कंट्री के हिसाब से यहां पर नेशनल नंबरिंग एजेंसी होती है। ISINs इन एनी कंट्री आर अलॉटेड बाय द कंट्रीज NNA। ये हमारे देश में भी एक नेशनल नंबरिंग एजेंसी होगी जो ISINs जो है इशू करेगी। इट इज अ स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, पूरी दुनिया में से एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO करंटली डिफाइंस ISINs
स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ पे ये जो ISO है यही इसे डिफाइन करता है। इन इंडिया इशूइंग ISIN टू सिक्योरिटीज इज साइंड बाय सेबी एंड NSDL फॉर डीमेटेड शेयर्स। सेबी वर्क्स एज NNA इंडिया। हमारे यहाँ पे नेशनल नंबरिंग एजेंसी कौन है? सेबी है, और यही ये सारा काम जो है NNA का परफॉर्म करती है। फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉटेड टू ISIN इज डन बाय RBI। सरकारी सिक्योरिटीज में अगर आपको करना है तो आपको ISIN जो है वो RBI यानी केंद्र बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, वो इशू करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ISIN के बारे में। 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है विच इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसकी खास बात यह है द कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर ISIN फॉर इट्स सिक्योरिटीज विथ डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रोस्पेक्टस, यानी कंपनी को अपना पूरा कच्चा चिट्ठा तो बताना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ISIN नंबर जो है वो कंपनी को दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये डॉक्टर इफ आप समझ पाए होंगे दोस्तों। F से आखिरी पॉइंट की बात करें, फंजिबिलिटी, यानी दोस्तों द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल, यानी दोस्तों कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो आसानी से ट्रांसफरेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स जो आसानी से फंजिबल यानी चेंजेबल नहीं होते। जैसे कि लैंड की अगर बात करें तो एवरी यूनिट ऑफ लैंड इज डिफरेंट, यूनिक होता है। बॉस कोई स्टेशन के पास है, कोई अंदर गली के अंदर है, उसका भाव कम है, एक स्टेशन के पास है तो उसका भाव ज्यादा है। ये इंटरचेंजेबल नहीं है आसानी से, क्योंकि हर एक का यूनिक अपना इंपॉर्टेंस है, उसकी अलग क्वालिटी है व्हिच एड्स टू और रिड्यूसेस इट्स वैल्यू। तो यहां पर लैंड जो है ये नॉट फंजिबल है। और बात करें करेंसी नोट की तो ये फंजिबल होते हैं, क्योंकि करेंसी नोट्स जो है वो यूनिक नहीं होती, वो डिफरेंट नहीं होती एक दूसरे से, वो सिमिलर काइंड की होती हैं। एक डिनोमिनेशन जो है उसकी सारी करेंसी नोट सेम ही होंगी, दूसरे डिनोमिनेशन की सारी करेंसी नोट सेम ही होंगी। तो यहां पर सिक्योरिटीज में भी यही मसला है। सिमिलरली सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेम कंपनी ऑफ द सेम क्लास हैव सेम वैल्यू नो मैटर हु ओन्स देम, और इसीलिए ये आसानी से इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि सेम ही कंपनी ने दिया है, सेम ही उसका क्लास है, तो फिर वो सेम ही होगा, उसमें कोई ज्यादा यूनिकनेस या डिफरेंस नहीं होगा। और इसीलिए द सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर फंजिबल इन नेचर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फंजिबिलिटी यानी इंटरचेंजेबल ये आप समझ पाए होंगे। तो यहां पर दोस्तों डॉक्टर इफ के माध्यम से हमने देख लिया डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, ISIN, और हमने देख लिया आखिरी पॉइंट फंजिबिलिटी का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर यहां तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।